वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर। सब्जेक्ट आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी स्ट्रक्चर आरसीसी स्ट्रक्चर में जो हमने आज का टॉपिक लिया है वो हमारा क्या है, स्लेब का है। तो जैसे कि मैं बहुत सारे लेक्चरों में ड्राइंग की भी पढ़ा चुका हूँ स्लेब क्या है, और इससे पहले भी आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग ड्राइंग में ही पढ़ा था कि स्लेब क्या है। तो स्लेब एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, आप सभी जानते हैं। तो अब स्लेब के बारे में आप समझ लें। स्ट्रक्चर अवयव में स्लेब सर्वाधिक यूज होने वाला अवयव है, यानी कि जिस स्लेब जैसे हम अपने मकानों के अंदर स्लेब बनाते हैं, दीवारों के ज़रिए स्लेब बनाते हैं, तो स्लेब जो है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। जैसे कि कोई दुकान किसी की है तो बहुत सारा सामान रखने के लिए वो स्लेब ही डिजाइन किया था। जैसे कि मैं एक फिगर बनाऊँ कि हमारे पास कोई दीवार है, तो इस तरीके से मैंने ये बना दिया, तो स्लेब कहलाया। तो स्लेब क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सब बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। इसका यूज़ बिल्डिंगों में विभिन्न तलों और फर्श तथा छत के रूप में किया जाता है। अब जैसे कोई दीवार खड़ी की और हमने उस पर एक लिंटर डाला, तो वो भी एक स्लेब कहलाता है। तो ये क्या है, एक स्लेब के ऊपर दूसरी बिल्डिंग, दूसरे स्लेब के ऊपर तीसरी बिल्डिंग, इस तरीके से बहुत सारे हम स्लेब डालते हैं। इसका यूज़ बिल्डिंगों में विभिन्न तलों में के फर्श तथा छत के रूप में किया जाता है। स्लेब दीवारों, बीम और सीधे कॉलमों पर अवलंबित होती है। स्लेब जो हम डालते हैं, तो ज़्यादातर मोस्टली जो स्लेब डालते हैं, किसी दीवार में स्लेब डालते हैं। ये हमारे पास कोई कॉलम होता है, कोई कॉलम है उस पर स्लेब डाला, या फिर किसी अलग नंबर पे हम स्लेब डालते हैं। बीमों पर अवलंबित स्लेब को कवर पर एज सपोर्ट स्लेब तथा स्तंभों पर अवलंबित स्लेब को फ्लैट स्लेब कहते हैं। अगर फ्लैट स्लेब की निचली सतह में लंबवत दिशाओं में क्रमगत रिक्त स्थान है, जिसे गार्ड फ्लैट स्लेब के नीचे भाग में वेब की श्रृंखला बन जाए, तो इसे बेफल स्लेब कहा जाता है। बेफल स्लेब कम चौड़ाई की बीमों के लिए के जाल की तरह ही होती है। तो विभिन्न प्रकार के स्लेब दिखा रखे हैं। ये सबसे नंबर फर्स्ट दीवारों पर अवलंबित, कोई दीवार हमारे पास है और दीवार के हम पर हमने स्लेब डाला है। धरनों पर अवलंबित, धरन मीन्स कोई बीम, किसी बीम के ऊपर भी हम स्लेब डालते हैं। स्तंभ तथा अवलंबित ड्रॉप तथा स्तंभ शीर्ष रहित फ्लैट स्लेब, स्तंभ शीर्ष युक्त तथा ड्रॉप रहित फ्लैट स्लेब। ड्रॉप तथा स्तंभ शीर्ष युक्त फ्लैट स्लेब बेफल स्लेब प्लान। तो कई टाइप से इन्होंने वो स्लेब दिखा रखे हैं। ये हमारे पास ड्रॉप, स्तंभ शीर्ष, बेफल स्लेब प्लान। खंड ए अपर सेक्शन। अलम्बा के अनुसार स्लेब को निम्नलिखित वर्गीकृत किया जा सकता है: शुद्ध अलम्बित स्लेब, कंटिन्यूअस स्लेब, फिक्स स्लेब, कैंटिलीवर स्लेब और पुरलंबित स्लेब। शुद्ध अलम्बित स्लेब कंटिन्यूअस स्लेब, फिक्स स्लेब, कैंटिलीवर स्लेब और पुरलंबित स्लेब। शुद्ध अलम्बित स्लेब यानी कि जो हमारे पास क्लियर स्लेब है, और ये हमारा एक ऐसा स्लेब है कि जो दो फिक्स पॉइंट में जुड़ा हुआ है। ये कंटिन्यूअस स्लेब है, यानी कि एक अलम के बाद दूसरा अलम हमने लगा रखा है, तो ये हमारा कंटिन्यूअस स्लेब है। ये फिक्स स्लेब है,
और ये हमारे पास कैंटिलीवर स्लेब। तो स्लेब कई टाइप के होते हैं, तो जैसे उन्होंने बोला है यहाँ पे, एक तो होता है हमारे पास कंटिन्यूस, ये तो मतलब होता है कंटिन्यूस, ये वाला है कैंटिलीवर स्लेब नंबर 4, तो ये वाला है प्रलंबित स्लेब। तो प्रलंबित का मतलब होता है ओवर हैंगिंग स्लेब। ओवर हैंगिंग स्लेब हमारा इस टाइप का है, और इससे तो फिक्स स्लेब, फिक्स स्लेब हमारा ये है, और ये हमारा है शुद्ध लंबित स्लेब। तो फिक्स स्लेब शुद्ध लंबित स्लेब में ये डिफरेंस है, ये स्लेब हमारे पास दोनों सिरों से फिक्स हो हुआ है, और ये खाली ये एक बॉटम से फिक्स है और टॉप से खुला हुआ है। तो सबसे पहले हम आते हैं संरचना की दृष्टिकोण के आधार पर स्लेब निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एकल देशिक स्लेब, सिंगल स्लेब और डबल स्लेब। जब स्लेब की चौड़ाई की तुलना में स्लेब की लंबाई का मान अधिक होता है। जब स्लेब की चौड़ाई की तुलना में, यानी कि जो स्लेब है उसकी चौड़ाई की तुलना में स्लेब की लंबाई का मान अधिक होता है, तो स्लेब एकल देशिक स्लेब कहा जाता है। जब स्लेब की चौड़ाई, ये चौड़ाई हमारे पास है विड्थ, और ये हमारे पास इसकी लंबाई है, चौड़ाई की तुलना में लंबाई का मान अधिक है। चौड़ाई की तुलना में क्या है, लंबाई का मान अधिक है, तो हमारा कहलाता है तो स्लेब एक देशिक स्लेब का व्यवहार करते हैं। इस प्रकार की स्लेब में नमन केवल एक दिशा में ही होता है, और यदि स्लेब की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बराबर हो तो अधिक हो, तो स्लेब एक देशिक स्लेब की तरह व्यवहार करते हैं। जब स्लेब की लंबाई चौड़ाई का के मानों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है और लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2 से कम होता है, तो स्लेब टू वे स्लेब की तरह व्यवहार करती है। इस प्रकार की स्लेब में नमन दोनों दिशाओं में होता है। टू वे स्लेब होती है कि जब लंबाई चौड़ाई में ज़्यादा का अनुपात में 2 से कम होता है, तो जो अनुपात है, जब स्लेब की लंबाई और चौड़ाई के मानों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2 से कम होता है, तो स्लेब टू देशिक स्लेब की तरह व्यवहार करती है। इस प्रकार की स्लेब में नमन दोनों दिशाओं में होता है। तो एकल स्लेब और सिंगल स्लेब और डबल स्लेब। सिंगल स्लेब में जो चौड़ाई की तुलना में लंबाई का मान अधिक होता है, तो हमारा सिंगल स्लेब डबल स्लेब कहलाता है जब दोनों का अनुपात, लंबा चौड़ाई का अनुपात 2 से कम होता है। अब यहाँ इस फिगर में अगर आप देखें, ये हमारा सिंगल स्लेब है, ये भी हमारा सिंगल, तो इसमें लंबाई जो है ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। ये हमारे पास ऊपर से लाइए, इसमें जो है स्लेब है, दोनों दिशाओं में नमन, इसमें दोनों दिशाओं में बेंडिंग हो सकती है, इसमें एक दिशा में बेंडिंग हो सकती है। सिंगल स्लेब में जो बेंडिंग होगी वो एक दिशा में होगी, और डबल स्लेब में जो बेंडिंग होगी वो दोनों दिशाओं में। तो इन्होंने कुछ पॉइंट दे रखे हैं। स्लेब से संबंधित IS 456 का अनुमोदन। शुद्ध अलम्बित स्लेब, जिसे अलम के साथ न डाला गया हो, प्रभावी पार्ट का मान निम्नलिखित में से जो कम हो उसके बराबर लिया जाएगा। शुद्ध स्पान प्लस स्लेब की प्रभावी गहराई, आलम्बों के केंद्रों के बीच की दूरी। कंटिन्यूस स्लेब, यदि आलम्ब शुद्ध स्पान के 1/12 गुना से कम चौड़े हों तो प्रभावी पार्ट के अनुसार ही लिया जाएगा। यदि आलम्ब शुद्ध स्पान के 1/12 गुना या 600 mm से जो कम हो से अधिक चौड़ा हो तो प्रभावी पार्ट निम्नवत लिया जाएगा। अंतिम स्पान जिसका एक सिरा फिक्स और दूसरा कंटिन्यूस हो तो आंतरिक स्पान के लिए प्रभावी पर
स्पान आलम्बों के बीच शुद्ध स्पान के बराबर होता है। प्रारंभिक और अंतिम स्पान जिसका एक सिरा फिक्स फ्री और दूसरा कंटिन्यूअस हो के लिए प्रभावी स्पान का मान निम्नलिखित में से जो गमों बराबर किया जाएगा। इस शुद्ध स्पान प्लस स्लिप की प्रभावी गहराई अथवा शुद्ध स्पान प्लस 1/2 ऐसे आलम की चौड़ाई। रूलर अथवा रॉकेट बियरिंग युक्त स्पानों के लिए प्रभावी पार्ट का मान बियरिंग के केंद्र के बीच की दूरी के बराबर होगा। कैंटिलीवर कंटिन्यूअस बीम के अंत में स्थित कैंटिलीवर को छोड़कर अन्य कैंटिलीवर के लिए प्रभावी स्पान का मान कैंटिलीवर भाग की लंबाई मुख्य सिरे से आलम के फलक का 1/2 प्रभावी गहराई के योग के बराबर होगा। कंटिन्यूअस बीम के अंत में स्थित कैंटिलीवर के लिए प्रभावी स्पान का मान मुख्य सिरे से आलम के केंद्र तक की दूरी के बराबर होगा। कंटिन्यूअस फ्रेम में स्लेब का प्रभावी स्पान फ्रेम और केंद्र के बीच की दूरी के बराबर होता है। अब आता है स्लेब में विक्षेप और कंट्रोल। स्लेब में विक्षेप और कंट्रोल। कास्ट लेवल ढलाई के लेवल यानी कि कास्ट लेवल से नापने वाले सभी बलों तापमान क्रीव और सिकुड़न के प्रभाव को सम्मिलित करते हुए विक्षेप का मान 250 से अधिक होना चाहिए। स्पान 250 की सीमा वह सीमा जिस पर विक्षोभ उपयोगकर्ता द्वारा नोटिस किया जाता है। पार्टीशन के निर्माण तथा फिनिश के उपयोग के पश्चात तापमान क्रीप तथा सिकुड़न के कारण विक्षेप पर अथवा 20 mm जो कम हो से अधिक नहीं होना चाहिए। यह सीमा पार्टीशन तथा विक्षेप के कारण होने वाली हानि को रोकने के लिए निर्धारित की गई है। विक्षेप का कंट्रोल प्रभावी स्पान प्रभावी गहराई के अनुपात द्वारा किया जाता है। एकल देशिक स्लेब में नमन के तल में स्थित स्पान तथा देशिक स्लेब में छोटे स्पान का प्रभावी स्पान ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। टू वे स्लेब में मीटर तक के टू वे स्लेब में 3.5 मीटर तक के छोटे स्पान और 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर तक के बल के लिए यूज इफेक्टिव स्पान इफेक्टिव डेप्थ के निम्नलिखित मान संतोषजनक पाए जाते हैं। 3.5 मीटर तक के स्पान और 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर तक के बल के लिए प्रभावी स्पान गहराई का मान। प्रबलन का प्रकार मृदु इस्पात Fe 250 शुद्ध आलंबित 35 सतत 40 उच्च समर्थ विरूपित क्षण 28 और 32। उच्च समर्थ विरूपित क्षणों के लिए मान मृदु इस्पात के लिए निर्धारित मान का 80%। आलंबों के ऊपर और सतत स्लेब आलंबों के ऊपर सतत तथा एकल देशिक स्लेब का डिज़ाइन कंटिन्यूअस बीम के लिए निर्धारित प्रावधानों के आधार पर किया जाएगा।
अब आता है अलम के साथ डाली गई मोनोलाइटिक स्लेब। अलम क्या होता है? अलम होता है जब किसी बीम, किसी स्लेब को हम एक सपोर्ट से रोकते हैं, वो हमारा अलम कहलाता है। अलम क्या होता है हमारा? ये हमारे पास स्लेब है और इस स्लेब को हम किसी एक सपोर्ट से रोकते हैं, तभी हमारा अलम कहलाता है। अलम्बों के साथ डाली गई स्लेब। अलम्बों के साथ डाली गई स्लेब में नमन अघूर की गणना स्लेब को अलम्बों पर कंटिन्यूस घूर्णन के लिए यूज मानकर किया था। अलम के साथ कंटिन्यूस फ्रेम का सदस्य अलम्बों के साथ डाली गई स्लेब में बेंडिंग मोमेंट की गणना स्लेब को अलम्बों पर कंटिन्यूस और घूर्णन के साथ मानकर, इसके अलम्बों के साथ कंटिन्यूस फ्रेम सदस्य मानते हुए अलम्बों की स्टिफनेस को सम्मिलित करते हुए की जाती है। ये अगर अलम फिक्स सुनिश्चित करने वाली धर्मों के रूप में हो तो बीमों के साफ दिशा में से नमन तथा धर्मों की लंबाई की दिशा में मरोड़ को धर्म की डिजाइन में सम्मिलित किया जाना चाहिए। टू वे स्लेब दो लंबा दिशाओं में स्थित स्पानों पर आधारित टू वे स्लेब का डिजाइन किसी भी बाह्य सिद्धांत के द्वारा तालिका दिया गया है। टू वे स्लेब द्वारा धर्मों पर ट्रांसफर बल। टू वे स्लेब द्वारा स्लेब को आलम प्रदान करने वाली बीमों पर स्थानांतरित बल की गणना। ये हमारे पास टू वे स्लेब है। इस क्षेत्र में कार्यरत बल बीम ए पर ट्रांसफर होता है और बी इस क्षेत्र में कार्यरत बल बी पर ट्रांसफर होता है। अब इसमें क्या है? टू वे स्लेब में यहाँ के अब यहाँ से जो भी लोड है इस डायरेक्शन का वो ए पे ट्रांसफ़र होगा। यहाँ का जो लोड है ये वाला, ये हमारा बी पे ट्रांसफ़र होगा। तो जो बल ट्रांसफ़र है वो दोनों डायरेक्शन में होता है। कगारों पर आलम्बित स्लेब का व्यवहार। एज पर आलम्बित स्लेब का व्यवहार क्या होता है? एज जो होती है, जो उसका सिरा होता है। एज पर आलम्बित स्लेब दो प्रकार की होती हैं, जैसे एकल दूसरी स्लेब तथा द्वितीय स्लेब। एकल देशी स्लेब की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से अधिक होती है। एकल देशी स्लेब की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से अधिक होती है और यह लंबाई के समांतर दीवारों और धरनों पर आलम्बित होती है। एकल देशी स्लेब में नमन अलम्बों के लंब दिशा में होता है और चारों किनारों पर आलम्बित स्लेब भी एकल देशी स्लेब की तरह व्यवहार करती है यदि उसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है। कहने का सेंस ये है कि जो सिंगल स्लेब है, एक जो है हमारे टू वे स्लेब है। सिंगल स्लेब की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से अधिक होती है। सिंगल स्लेब की जो लंबाई होती है उसकी चौड़ाई के दोगुने से अधिक होती है तथा यह लंबाई के समांतर दीवार और बीमों पर आलम्बित होती है।
तो सिंगल स्लेब जो होती है उसकी चौड़ाई से जो लंबाई होती है वो दुगनी होती है, से अधिक होती है। तो जो सिंगल स्लेब होता है वो हम ज़्यादातर उसको दीवारों और बीमों पर अवलंबित करते हैं। ये कोई दीवार हमारे पास है, ये कोई हमारे पास बीम है, इस पर हम लगाते हैं। और टूबल स्लेब पर अवलंबित स्लेब भी एकल स्लेब की तरह व्यवहार करती है यदि इसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुनी से अधिक है। अगर टूबल स्लेब और उसकी लंबाई भी ज़्यादा है चौड़ाई से, तो वो भी हमारी सिंगल स्लेब की तरह कार्य करती है। अगर स्लेब की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2 से कम है, स्लेब की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2 से कम है तो स्लेब टूबल स्लेब की तरह व्यवहार करती है। अगर स्लेब की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2 से कम है, ये हमारे पास कोई स्लेब है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वो 2 से कम है, 2 से कम है, तब ये टूबल स्लेब की तरह कार्य करती है। टूबल स्लेब में लंबाई और चौड़ाई दोनों ही दिशाओं में टूबल स्लेब में लंबाई चौड़ाई दोनों ही दिशाओं में बेंड होती है। और बनवे स्लेब में जो बेंडिंग होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है, इसमें दो डायरेक्शन में। स्लेब के चारों किनारों पर आलम्ब होना आवश्यक है, स्लेब के चारों किनारों पर आलम्ब होना आवश्यक है। और दीवारों तथा बीमों पर आलंबित एकल तथा द्विदिशीय स्लेब दर्शाई गई। तो ये हमारे पास दोनों किनारों पर आलंबित, अब ये जो हमारे पास स्लेब है ये दोनों किनारों पर आलंबित है, ये चारों किनारों पर आलंबित है। तो ये हमारा जो भी हमारा स्लेब का एज है वो हम किसी भी फिक्स पॉइंट पर आलम्ब करते हैं। और ये हमारा था टूबल स्लेब, और टूबल स्लेब पर द्वारा बीमों पर ट्रांसपोर्ट फ्लो। आलम्बों के अनुसार स्लेब को निम्नलिखित क्लासिफाई, आलम्बों के अनुसार अगर हम आलम्बों की कंडीशन देखें तो स्लेब को कई प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमें फिक्स स्लेब, कंटिन्यूअस स्लेब, कैंटिलीवर, ओवर हैंगिंग स्लेब। तो ये स्टूडेंट आरसीसी स्ट्रक्चर में इस स्लेब का पार्ट था, इसका पार्ट ड्राइंग के अंदर भी है। और ये यहाँ पर आप समझ लेना कि हमारे पास जो स्लेब है उसमें किस किस तरीके की फिगरें बनती हैं। तो स्लेब कितने टाइप के होते हैं, और स्लेब में जो आलम्ब होता है हमारा, तो आलम्बों के आधार पर हम स्लेब कितने प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दें, ये जो आपके समरी है आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर, इसको याद करें कि हमारे स्लेब इतने टाइप के होते हैं, 5 प्रकार के इनके आलम्बों के अनुसार हम स्लेब को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इनकी क्या क्या फिगर होती है, क्या क्या हम डिज़ाइन करते हैं, सारे प्रयोग हमें याद करने हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो बनेगा वो इन्हीं चीज़ों से बनेगा कि बताइए कि कंटिन्यूअस स्लेब की क्या प्रॉपर्टी है, ये स्लेब कितने टाइप के होते हैं, कौन सा स्लेब कहाँ यूज होता है, तो हमें इसका ध्यान देना है। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम आपके इसी सब्जेक्ट का नेक्स्ट टॉपिक स्लेब का ही लेकर आएंगे, ताकि इस स्लेब वाले पोर्शन को हम जल्द से जल्द ख़त्म करें, ताकि इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी कमांड कर सकें। तो थैंक यू क्लास, इस लेक्चर में इतना है।